हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 5 में जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं लेसन नंबर 6 बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं, जिन्होंने वो वीडियोस ना देखी हो पर जाके वो वाली वीडियो देखना। और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि आपके हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाएं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा कंसेप्ट है वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो भी किसका, बैलेंस्ड ग्रोथ के बारे में। अब जिनको यही नहीं पता बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी इकोनॉमी में हर एक सेक्टर की डेवलपमेंट इक्वल रेट से हो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड ग्रोथ। तो चाहे वो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो हमारा टर्शरी सेक्टर हो, उन सबकी ग्रोथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तब उनसे क्या बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड ग्रोथ कर रही है। अब बात आती है कि इसके एडवांटेज कौन कौन से हैं और इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात क्या आता है एडवांटेज में, लार्ज साइज ऑफ मार्केट। एक सिंपल सी बात है, जब किसी कंट्री में हर एक सेक्टर इक्वल परफॉर्म करेगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट ज़्यादा जनरेट होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बड़े लेवल पे है, ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो भी अच्छे लेवल पे है, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी अच्छे लेवल पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि तीनों सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज जनरेट हो रहे हैं अच्छे तरीके से, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आप चाहे कितनी डेवलप्ड इकोनॉमी का नाम ले लो, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, यूके हो, वो सब एक हाई लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो मार्केट है वो कैसी है, लार्ज साइज की। तो लार्ज साइज ऑफ मार्केट, तो ये हमारा आता है पहला एडवांटेज। दूसरा हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। अब भाई जब लार्ज लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट करेंगे तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज भी क्या करेंगे, हमारे साथ में आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके साथ, मतलब जो भी इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं हम उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज उन्हें भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि हुआ भी था लिबरलाइजेशन में या फिर ग्लोबलाइजेशन में, यही सारी चीज़ें डेवलप की गई थी। इसके बाद हमारे पास था तीसरा एडवांटेज, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इकोनॉमीज। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज और एक होता है हमारा वर्टिकल इकोनॉमीज। अब बात है कि भाई इनका मतलब क्या होता है। देखो हॉरिजॉन्टल इकोनॉमीज का मतलब ये है कि जब जो इंडस्ट्रीज हैं उसके सारे सेलर्स मिलके, ठीक है, काम करना शुरू कर दें, मतलब एक सेक्टर के सारे सेलर्स मिलके काम करना शुरू कर दें और आउटपुट जनरेट करना शुरू कर दें, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इकोनॉमीज। मतलब एक साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट जनरेशन चल रहा है। तो एक ये भी बात कह सकते हैं यहाँ पे कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमीज की बात होती है तब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इकोनॉमीज की। अब जो हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, वो क्या है, बेटर डिवीजन ऑफ लेबर। अब बेटर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि याद है मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले एक पॉइंट बताया था कि अगर स्ट्रक्चरल चेंज किया जाना चाहिए इकोनॉमिक में तभी हमारा क्या आएगा, डेवलपमेंट आएगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि पुराने ज़माने में जितनी भी कंट्रीज थी जो अंडर डेवलपिंग है या फिर जो आज भी अंडर डेवलप्ड है, वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो है सारा फोकस किस पे होता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेबर को निकाला जाए और उसे कहाँ डाल दें हम लोग, इंडस्ट्रीज़ में, तो इससे होगा क्या, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, यानी कि जो काम है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब काम डिवाइड हो जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा। तो बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, तो इस तरीके से क्या होगा, आउटपुट भी ज़्यादा जनरेट होगा और किसी एक सेक्टर पे ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंडेंट है, तो होगा क्या, अगर वो सेक्टर चल गया तो बहुत बढ़िया। सपोज करो जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसका इम्पैक्ट भी बहुत बुरी तरीके से देखना पड़ता है उस कंट्री को। लेकिन सपोज करो जिनके तीनों जो सेक्टर हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, तो अगर सपोज करो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ भी गई तो क्या होगा, इंडस्ट्री संभाल लेगी उस चीज़ को, सर्विस सेक्टर संभाल लेगा उस चीज़ को। अब हमारे पास क्या आता है, फिफ्थ पॉइंट, बेटर यूज ऑफ कैपिटल कह सकते हो या फिर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के बेटर यूज होंगे क्योंकि हम लोगों ने हर तरीके के रिसोर्सेज यूज़ कर लिए। हम लोगों ने एग्रीकल्चर यूज़ कर लिया, हमने इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर ली, हमने सर्विस सेक्टर यूज़ कर लिया, और जब हर एक सेक्टर यूज़ हम कर रहे हैं एफिशिएंटली, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं अपने कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं वो करते क्या है कि सारे के सारे इनपुट उसी सेक्टर में डाल देंगे। अब इससे क्या हो गया, अगर उस सेक्टर ने बेटर परफॉर्म किया तो बहुत बढ़िया, और बेटर परफॉर्म नहीं किया तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल।
फिर हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है इसके अंदर, 6 पॉइंट, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास का जो दर है ना वो बढ़ जाता है। बात कैसे, अरे जब हर एक सेक्टर डेवलप करेगा तो हर तरफ से पैसा आएगा ना मेरे भाई, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से अलग पैसा आएगा, सेकेंडरी से अलग आएगा, टर्सरी से अलग आएगा, तो पैसा ही पैसा होगा। और जब पैसा ही पैसा होगा तो इकोनॉमी डेवलप नहीं करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। तो वही सेम बात यहाँ पे है, रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट। फिर क्या आता है 7 पॉइंट में, इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगी तो भाई सारे काम गवर्नमेंट खुद तो संभाल नहीं सकती, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था अगर गवर्नमेंट इन्वेंशन करती है हर एक चीज़ में तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बिजनेसेस को ज़्यादा बेटर तरीके से संभाल सकती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजमेंट ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, तो प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा इंडस्ट्रीज के डेवलप होने की वजह से। फिर क्या आता है हमारे यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। अब जब डेवलपमेंट होगी, अब तो हर सेक्टर डेवलप कर रहा है तो डेवलपमेंट हो रही है तो पैसा आ रहा है, और पैसा आएगा तो क्या होगा, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। आपने कभी देखा है कि भाई जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग गरीब भी हैं या फिर उनको बेसिक नीड्स की दिक्कत आ रही है। अब इंडिया में देखो, इंडिया में गरीब किसको मानते हैं हम लोग, जिसके पास अपने बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए भी रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि रोटी नहीं, खाना नहीं खा पा रहा, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, घर नहीं है उसके पास, तब उसे क्या बोलते हैं कि वो गरीब है। आपको पता है अमेरिका में गरीब किसको काउंट करते हैं, जिसके पास गाड़ी नहीं है, और इंडिया में वो अपर मिडिल क्लास में आता है जिसके पास खुद की गाड़ी होती है, मतलब वो एक तरह से लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहा है इंडिया के अंदर। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, तो ये फर्क होता है एक डेवलप्ड कंट्री में और एक अंडर डेवलपिंग नेशन में। फिर हमारे पास क्या आता है, इंकरेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। अब एक तरह से क्या होगा, जो है जब हम डेवलपमेंट करेंगे हर तरीके से तो कहीं ना कहीं हमारा जो है इंटरनेशनली ब्रांड क्रिएट होगा। अब जैसे कि अब देखो, अब इंडिया जो है, इंडिया का नाम सब लेते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अब बेस्ट इकोनॉमीज़ में से एक है दुनिया की, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई है, खासकर कोविड के बाद। जब कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम खराब हो गया था, इंडिया फिर भी टिका रहा, और यही नहीं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आई। अब चाहे स्टॉक मार्केट का ग्रोथ देख लो, जब कोविड में फॉल आया था स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके बाद जो ग्रोथ हुई है वो क्या है, एक हायर ग्रोथ रेट से ग्रोथ हुई है, मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई मार्केट। तो इस तरीके से जो है इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई, यानी काफ़ी जल्दी कवर कर लिया उसने कोविड के लॉसेस को। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बन रही है हमारी। जैसे कि पहले कभी अब यूएसए की भी थी कि भाई गूगल कंपनी उसकी है, एप्पल उसकी है, टेस्ला उसकी है, ऐसे ही कल को हमारी कंट्रीज़ के भी क्या होंगे, कंपनियों के नाम लिए जाएंगे, जिनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो भी गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में बाई किए जाएंगे। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड कॉस्ट। अब सोशल ओवरहेड कॉस्ट भी इंक्रीज करती है। अब एक सिंपल सी बात है, जब डेवलपमेंट होगा तो ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा ना। सपोज करो अगर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो भाई इंडस्ट्री में क्या बनेंगे, कोमोडिटीज, गुड्स। अब उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना है, चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि भाई जो एयरपोर्ट्स बनेंगे, ठीक है, आप लोगों के जो रोड वगैरह हैं, हाईवे वगैरह हैं, ये काफ़ी बेटर किए जाएंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजी हो जाए और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या है, कम से कम आए। जो हमारे ये पोर्ट्स वगैरह होते हैं इनको बेहतरीन किया जाएगा, बेहतर बनाया जाएगा, ताकि इजीली जो है सारी कमोडिटीज़ और गुड्स हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाए। कि ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट जो आएगी उसको डेवलप करेंगे ताकि प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिले बिजनेस को, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। कि कल को ये ना बोलेगी कि फॉरेन कंट्री हमारे वहाँ इन्वेस्टमेंट करने आई थी, वो यूँ बोले कि भाई यहाँ तो ये प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे ये रिसोर्सेज नहीं है, हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे इजीली। तो हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से की जाएगी। तो ये हमारे क्या है 10 एडवांटेज वो भी किसके, बैलेंस्ड ग्रोथ के। अब समझते हैं, अब 10 एडवांटेज हैं तो भाई 10 डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ तो इसके मार्क्स जो है वो काफ़ी हाई मिलेंगे आप लोगों को। तो मैंने हर एक पॉइंट अब एक्सप्लेन किया है, आप अगर चाहो तो इसे फर्दर भी एक्सप्लेन कर सकते हो और ज़्यादा अपनी भाषा से मैंने समझाया आप लोगों को। अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, और इसका मतलब ये भी है कि डिसएडवांटेज है ये बैलेंस्ड ग्रोथ का। पहला क्या आता है, अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। भाई हम क्या सोचते हैं कि हम जो है हर एक सेक्टर डेवलप कर लेंगे, लेकिन भाई हर सेक्टर को डेवलप करने के लिए रिसोर्सेज भी तो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए ना।
अगर हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर को डेवलप कर लेंगे और कुछ सेक्टर डेवलप हमारे पूरे तरीके से नहीं हो पाएंगे। जैसे कि इंडिया में भी देखा जा रहा है। अब इंडिया में क्या है, सर्विस सेक्टर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या है, अभी कम है। मतलब अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना बाकी है इंडिया के अंदर बड़े लेवल पे। तो ये क्या हो गया, अनरियलिस्टिक और इग्नोर्स स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि हम बोल देते हैं बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस्ड ग्रोथ, लेकिन भाई होगी कब, जब रिसोर्सेज एक अच्छे अमाउंट हमारे पास होंगे। लेकिन रिसोर्सेज कैसे होते हैं, स्कैर्स, प्रॉपर रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होते। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इग्नोर्स द नीड ऑफ प्लानिंग। ये लोग प्लानिंग देखते ही नहीं है। अब प्लानिंग नहीं देखने का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई इग्नोर्स द नीड ऑफ प्लानिंग। कि कई बार हम प्लानिंग नहीं करते, डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हर सेक्टर को इक्वली डेवलप करेंगे, और बिना प्लानिंग के हम यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें करनी होती है तो पहले हम प्लान करते हैं, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी काम जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही खराब हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। अब यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक बेनिफिट, यहाँ पे फायदे में क्या लिखा हुआ था, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। मतलब जो बाकी कंट्रीज हमें सपोर्ट करेंगी, लेकिन सपोज करो हम जो है बैलेंस ग्रोथ कर रहे हैं, हम प्रॉपर तरीके से ग्रो कर रहे हैं अपने आप को, तो कई बार जो है हमारे कुछ नेशंस जो हैं वो हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। इसी को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। या फिर कई बार ये भी होता है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा बाकी इकोनॉमी सिस्टम से, तो वो भी हमारे लिए क्या बना, दिक्कत बन जाता है, तो जिसकी वजह से हम इक्वल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, अब मान लो कोई कंट्री ऐसी है जो अभी डेवलपिंग नेशन है, लेकिन उसके सपोर्ट में बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वो उसकी हेल्प करेंगे उसे डेवलप करने में। लेकिन अगर मान लो कोई दूसरी कंट्री है, वो भी यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग नेशन है, पर उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, कोई भी दूसरी इकोनॉमी है ही नहीं, तो क्या वो बहुत जल्दी ग्रो कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो ये भी एक फ़र्क होता है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब हमें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना पड़ता है डेवलपमेंट को, कि ये भूल जाओ पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था, बिल्कुल जीरो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, और तब जाके वहाँ पे क्या करते हैं, डेवलप करना शुरू करते हैं। और जब भी हम किसी काम को जीरो स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा डेवलप करने में, तो वो भी क्या है कि इसकी डिसएडवांटेज है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, नॉट अ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये कोई डेवलपमेंट की थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी सिर्फ किस चीज़ की है कि भाई आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रखो हर एक सेक्टर के अंदर, और हर एक सेक्टर में काम करने की कोशिश करो, ताकि जो है डेवलपमेंट जो है वो इजीली हो पाए। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, 6 पॉइंट, सेम पॉलिसी फॉर डेवलप्ड एंड अंडरडेवलप्ड कंट्रीज। और ये दोनों के लिए सेम पॉलिसी है। मतलब जो डेवलपिंग नेशन है उसके लिए भी सेम पॉलिसी कि भाई तीनों सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको भी तीनों सेक्टरों पे ध्यान देना पड़ता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लो तीनों सेक्टर पे ध्यान नहीं देगा तो अभी तो वो डेवलप्ड है, लेकिन वो बाद में डेवलप नहीं रह पाएगा, मतलब सस्टेन नहीं कर पाएगा उस डेवलपमेंट को। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं वो भी किस में आ जाएगा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। तो चाहे वो हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो, दोनों को ही यहाँ पे इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। तो सेम पॉलिसी जो है फॉलो होती है दोनों कंट्रीज़ में। इसके बाद जो हमारा 7 पॉइंट क्या आता है, नोट सपोर्टेड बाय हिस्ट्री। हिस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये सेक्टर जो हैं वो डेवलप ही अभी किए गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यूके में आई थी, अंग्रेज लेके आए थे, उन्होंने ट्रेडिंग सिस्टम बनाने शुरू किए थे। मतलब कहीं ना कहीं जाके 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, 16th सेंचुरी में यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उससे पहले इंडस्ट्रीज़ का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, सबको सिर्फ क्या रहता था कि एग्रीकल्चर है जो है, खाना पीना, ठीक है, ये मशीनें वगैरह होती नहीं थी, ये लग्जरी गुड्स होते नहीं थे, ठीक है। तो मेन चीज़ें क्या होती थी, सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती थी। और दिक्कत यही थी कि इन सारी चीज़ों को यूरोपियन कंट्रीज़ ने पहले समझ लिया, तो उन लोगों ने इंडस्ट्रीज़ स्टार्टिंग से डेवलप करनी शुरू कर दी, इसलिए वो किस में आ गई, वेल डेवलप्ड इकोनॉमी में। और जो इंडिया जैसी कंट्री है, फिर बाकी कंट्रीज़ हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, इन लोगों ने इन रिसोर्सेज को बाद में यूज़ करना शुरू किया कि हम जो है अपने लोगों को, अपने इनपुट्स को और भी सेक्टर में डाल सकते हैं ताकि हम वहाँ से ग्रोथ कर सकते हैं। फिर क्या आता है हमारे पास 8th पॉइंट, स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है कि भाई ऐसे इनपुट्स जिनको हम यूज, जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सुने होंगे आपने, और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार हमारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनके अगर मुझे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो मुझे इन चारों चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले जो हम पे करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेंट, ध्यान रखना। लेबर के बदले में क्या देते हैं, वेजेस या फिर सैलरीज। कैपिटल के बदले में क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जिसने माइंड लगाया है बिजनेस चलाने के लिए वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो ये हमारे क्या होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन। और जब इनकी कमी होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हम जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप ही नहीं करवा पाएंगे, बिजनेस डेवलप ही नहीं होंगे। तो एक इनकी स्कैर्सिटी की वजह से भी हम जो है वो बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अब क्या आता है हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी की। अब महंगाई लगातार चीज़ें जो है लगातार महंगी हो रही है, रिसोर्सेज जो है, जो यहाँ पे हमने बात करी फैक्टर प्रोडक्शन की, वो लगातार महंगे हो रहे हैं। जब महंगे हो रहे हैं तो उनकी अफोर्डेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रहेंगी तो कोई उसे बाय नहीं करवा पाएगा, बाय नहीं करवा पाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो कम होगा या फिर रुक जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है हमारे यहाँ पे किसका, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का या फिर बैलेंस ग्रोथ का लिमिटेशन है एक। इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे कि अगर चीज़ें इतनी सस्ती होती, अगर जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि ये हो गए फैक्टर प्रोडक्शन, वो इतने सस्ते होते, ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पे क्या कर पाते, हर एक चीज़ को प्रोड्यूस करवा पाते और प्रॉफिट जनरेट कर लेते। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, कॉन्ट्रेरी टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। हम लोग कंपैरेटिव कॉस्ट में नहीं देखते। जैसे मान लो कि 3 सेक्टर हैं, अब एग्रीकल्चर करना फिर भी इजी है, इंडस्ट्री डेवलप करने में बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत भी लगती है और बहुत फालतू कॉस्ट भी लगती है। तो हमें कॉस्ट भी समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट है सेक्टर्स के बीच में वो कितना कितना आ रहा है, मतलब किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना पड़ेगा डेवलप करने के लिए। तो वो भी चीज़ क्या है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा भी क्या है कि इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो अगर जहाँ पे कम पैसे में डेवलपमेंट हो रही है तो क्यों ना हम कम पैसा लगा के डेवलप करें, ठीक है। अब है ही किसी कंट्री के पास कम पैसा तो कहाँ से घुस सकता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया, एक तो एडवांटेज ऑफ बैलेंस ग्रोथ और लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। अगली वीडियो में बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना है ऐसे उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।